हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विक्रांत फिर से आ गया हूँ। आज के वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा रेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रेंटल अपार्टमेंट्स यहाँ के जब आप अमेरिका आते हैं तो आपको कैसे लेना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आज मैं आपको ख़ास इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। जब आप यहाँ आएँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेंटल जो है यहाँ पर जब आते हैं तो रेंट जो है यहाँ पर आपको दो तरह से मिलता है। एक होता है जो जैसे अपने वाले लोग होते हैं, हमारी कंट्री के लोग जो होते हैं वो अपने प्राइवेट घर जो होते हैं वो रेंट पे देते हैं। एक पूरा घर होगा उनका, उसमें एक पोर्शन होगा जहाँ पे एक रूम होगा या 2 रूम का सेट होगा, वो आपको किराए पे दे देंगे। और दूसरी तरह का रेंटल जो होता है वो होता है जो यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़ास तौर पे रेंट पे देने के लिए ही बनाई हैं। उनकी 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं, वो सभी किराए पे होती हैं। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन जो होती है कि आपको ये रेंटल प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी, आप लोकल ग्रॉसरी स्टोर्स जो होते हैं वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे यूजुअली एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे जो लोग किराए पे घर देना चाहते हैं वो वहाँ पे लगा जाते हैं लिख के। फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए और जाके देखिए। हमारे जो अपनी कंट्री के लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। आप इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स में चले जाइए या अमेरिकन ग्रॉसरी स्टोर में चले जाइए, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल कीजिए रेंटल प्लेसेस नियर मी, रेंटल होम नियर मी, तो वो आपको वेबसाइट्स की लिस्ट देता है। उस वेबसाइट्स में आप जाइए और चेक कीजिए, तो वहाँ पर आप कॉल करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे। वैसे ऑनलाइन पिक्चर्स भी होती हैं उन घरों की जो रेंट पे चढ़ाए होते हैं उन्होंने, तो आप वो पिक्चर्स देख सकते हैं। किराया भी साथ में लिखा होता है और सब डिटेल दी होती है कि कितना एडवांस लेंगे, एवरीथिंग। तो बड़ा क्लियर है आपके लिए इन्फॉर्मेशन वहाँ। तो इस तरह से आप रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढिए यहाँ के। अनदर थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, जो लोग मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं यहाँ पे अकेले हैं, अगर आप अकेले आ रहे हैं या अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, पार्टनर के साथ, तो आपको जो है 1 स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 कमरा इंक्लूडिंग, जिसके अंदर टॉयलेट बाथरूम अटैच होता है और अंदर ही किचन भी होती है। एक लंबा कमरा होता है जिसे हम स्टूडियो बोलते हैं। उस स्टूडियो को आप किराए पे ले सकते हैं। स्टूडियो किराए पे लेने के लिए यूजुअली जो स्टैंडर्ड किराया देखा है मैंने एवरेज, वो $1500 तक चला जाता है आराम से, ठीक है। और ये लेने के लिए क्या होता है कि आप यूज़ कर सकते हैं डीलर को भी, यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना यहाँ पे, ब्रोकर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि आपका, अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी है, आपके यहाँ के पक्के पेपर बने हुए हैं, तो वो आपका क्रेडिट रन करते हैं, आपको बता देते हैं कि भाई आपका जो क्रेडिट है वो पास हुआ है कि नहीं हुआ है इस रेंटल प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो वो भी कर सकते हैं आप। सारी फॉर्मेलिटीज़ वो करके देते हैं। लीज़ साइन होती है, एक लीज़ होती है, साल की लीज़ होती है। कई लोग 2 साल की लीज़ बनाते हैं, कई लोग 1 साल की बनाते हैं, कई लोग 3 महीने की लीज़ भी बनाते हैं, 6 महीने की। डिपेंड करता है उस रेंटल प्रॉपर्टी के ओनर के ऊपर कि वो कितनी लंबी लीज़ बनाता है। लीज़ का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको कितनी देर तक वो ये घर किराए पे देगा और उसके बाद वो लीज़ रीन्यू हो जाती है, फिर से नई लीज़ बन जाती है। तो इस तरह से सिस्टम है। अगर आप अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं यहाँ पर, आपके पास किड्स हैं, तो आपको 1 स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है अलाउ नहीं करती बच्चों के साथ आपको सिर्फ एक कमरे में रहने के लिए। अगर आपके पास बेबी है, बच्चा है, किड है, कोई भी उम्र का है, तो आपको कम से कम 2 कमरे तो चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। उससे कम में आपको रेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिलती। अगर कोई अपने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारे इंडियन है या पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे भाई हैं जो जिनके अपने घर हैं किराए पे, प्राइवेट अपने होम है और वो किराए पे देते हैं, यस, वो कई बार मैंने देखा है एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दे देते हैं आपको किराए पे एक कमरा, बड़ा कमरा दे देते हैं अगर आपके पास बच्चा भी है तो साथ में। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो ज़्यादा देर नहीं चलता ये काम। आप वहाँ रह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपके आसपास के नेबर्स कैसे हैं। कई बार नेबर्स ही कंप्लेंट कर देते हैं कि इस घर में एक बच्चा रह रहा है एक कमरे में, तो दैट कैन बी एन इशू फॉर द लैंडलॉर्ड एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट भी करते हैं तो कोशिश कीजिए विद टाइम आप अपने लिए एक 2 रूम का सेट आप किराए पे ले लीजिए। तो ये एक ज़रूरी बात है, 2 रूम किराए पे लेना। और 2 रूम किराए पे लेना मतलब एवरेज लगा लीजिए आप, कम से कम $2500 तक तो होता ही है, ठीक है। सस्ता मिल जाए तो आपकी किस्मत है, लेकिन एक अच्छा वेल फर्निश्ड साफ़ सुथरी जगह रहने के लिए 2500 और ज़्यादा 3000 तक भी जा सकता है ये। और बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में चले जाइए, वहाँ पर तो ये अकोमोडेशन आपको 5000 तक भी जा सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप रहते भी कहाँ हैं। तो आप 2500 तो पकड़ के चलिए, आपको इतना तो लग जाएगा। तो ये एक बात रेंटल घर की। अब क्या है कि देखिए, जब आपने रेंट घर ले लिया है
तो उसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं। कई मकान मालिक जो होते हैं आपको यूटिलिटीज़ इंक्लूड करके देते हैं, जैसे कि फ़ोन लाइन आपको दे देंगे, आपको इंटरनेट, वाईफाई ये भी दे देंगे साथ में, हीट इंक्लूडेड दे देंगे, गैस, इलेक्ट्रिक वो भी दे सकते हैं इंक्लूडेड। लेकिन कई बार लीज़ के अंदर ये सब नहीं होता। यूजुअली हीट जो होती है घर के अंदर, जो हीट चलती है सर्दियों में काम आती है, वो मकान मालिक यूजुअली दे देते हैं साथ में, अक्सर आती है। तो मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ इन सब चीज़ों का एवरेज कि कितना खर्चा होता है। अगर आपका मकान मालिक लीज़ में लिखता है कि आपको इंटरनेट और वाईफाई नहीं दे रहा, तो अगर आपको खुद का बाय करना पड़े तो आपको कितना देना होगा एवरी मंथ। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको खुद का इंटरनेट, वाईफाई लगवाना है, फ़ोन लाइन लगवानी है और आपकी लीज़ में वो नहीं है, तो उसका खर्चा आप महीने का कम से कम भी तो 120 से 150 डॉलर तो मान के चलिए, जिसमें आपका आएगा फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन, इंटरनेट और वाईफाई का राउटर, 3 चीज़ें। 120 से 150 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ हैं, हर कंपनीज़ की अपनी बैंडविड्थ होती है। अगर आप बैंडविड्थ ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ा महंगा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। कई बार हम घर से भी काम करते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत होती है और फास्ट इंटरनेट चाहिए होता है, तो 150 तक भी जा सकता है और आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं कंपनी के साथ। ये तो रहा फ़ोन का। अगर आपको आपके लीज़ में हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि इंक्लूडेड नहीं दी उन्होंने, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो मकान मालिक कहता है कि आपको अपने खुद के नाम पे लेनी है, तो उसका खर्चा आप महीने का समझ लीजिए कि अगर आपके पास 2 कमरे हैं, मैं एवरेज आपको आइडिया दे रहा हूँ, 2 कमरे हैं अगर आपके पास, और अगर आप उसको वाइजली यूज़ करते हैं, घर पे बच्चा है, आप रह रहे हैं वहाँ, तो आप महीने का कम से कम नहीं तो 300 तो पकड़ के चलिए, $300 तो है अगर आप उसको ध्यान से यूज़ करते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। और अक्सर क्या होता है कि गर्मियों में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाता है क्योंकि एसी ज़्यादा चलता है, सर्दियों में आपका गैस का बिल बढ़ सकता है क्योंकि हीट ज़्यादा चलती है। तो ये फ्लक्चुएट तो ज़रूर होता है, लेकिन एवरेज जो आप अगर देखें तो 300 तक जाती है, ज़्यादा लिटिल बिट मोर भी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा एसी लगा लें घर के अंदर, आपके पास 2 कमरे, आपको 2 एसी चाहिए, तो ये बढ़ भी सकता है। तो ये एक एवरेज आई। अब बात करते हैं कि कुछ, वैसे तो लीज़ के अंदर क्या होता है, रेंटल प्रॉपर्टी में मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है कि गार्डन को साफ़ करवाना, उसकी घास काटना, ठीक है, मेंटेनेंस करवाना, सारी सफाई करना, आसपास स्नो पड़ जाती है, स्नो को साफ़ करना, ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है। सॉल्ट डालना, स्नो होने के बाद जब हम स्नो साफ़ करते हैं तो ऊपर से सॉल्ट डाला जाता है, इसे बोलते हैं आइस मेल्ट, तो वो भी डालना मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ लैंडलॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है आप किराया मेरे को $100 कम दे दो यार, लेकिन ये टेक केयर आप कर लो, ये मैं हेडेक लेना नहीं चाहता। तो अगर ऐसा है लीज़ में, तो मैं आपको बताऊं कि जो गार्डन की मेंटेनेंस है, नॉर्मली गार्डन की मेंटेनेंस आपको महीने भर में $50 तक हो सकती है। जो लैंडस्केपर होते हैं, जो लोग आते हैं घास काटने के लिए, गार्डन मेंटेन करने के लिए, वो महीने का एवरेज $50 आप मान के चलिए। सिंपली घास काट के जाएगा और सूखे पत्तों को ब्लो आउट कर देगा, साफ़ कर देगा एरिया, आपका घर क्लीन लगता है बाहर से। तो ये खर्चा आप एवरेज मान के चलिए $50 तक हो सकता है आपका। अब क्या है कि स्नो रिमूवल है। अब स्नो क्या है कि जब स्नो बहुत हैवी हो जाती है, जैसे कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो यहाँ स्नो कई बार होती है, बहुत अच्छी खासी स्नो हो जाती है, तो उसको शवल से उठा के फेंकना पड़ता है। तो भाई पहले तो मैं करता था, लेकिन अब मुझसे होता नहीं, क्योंकि आफ्टर दैट मैनी ईयर्स आप थक जाते हैं ये सब करके। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी को बुला लेते हैं, स्पेनिश लोग होते हैं यहाँ पे जो लेबर का काम करते हैं। तो जब स्नो गिरती है उसके बाद आप कई लोग देखेंगे सड़कों पे चलते हुए शवल लेके हाथ में कि भाई अगर आपको ड्राइवे साफ़ करवाना है तो हम कर देते हैं। तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं, आप उनको पैसे दे सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आपका ड्राइवे कितना बड़ा है, ड्राइवे मतलब जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होती है घर के अंदर, तो वो ड्राइवे और आपकी सीढ़ियाँ, आसपास का एरिया, फ्रंट में जो साइड वॉक होती है आपके घर के सामने से जाती है, वो उन सबको साफ़ करके देते हैं वो। उसका खर्चा आप कम से कम नहीं तो मान के चलिए $80 या $100 तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी स्नो गिरी है। तो ये खर्चा हो सकता है स्नो में साफ़ करने का। और ये स्नो हर रोज़ नहीं गिरती है यहाँ पे। स्नो होता है कि जैसे फरवरी का मंथ आ गया, न्यूयॉर्क में आप रह रहे हैं, तो फरवरी में स्नो अक्सर हैवी होती है, तो आपको 3 या 4 बार ऐसा पूरे सीज़न में हो सकता है कि आपको सफाई करानी पड़े। अगर आप खुद कर लेंगे तो इट्स फाइन, बट बी केयरफुल, क्योंकि आपकी पीठ का दर्द भी निकल सकता है। अगर आपकी पीठ कमज़ोर है तो प्लीज़ आप ये ना करें, आप किसी से करवा लें। तो ये तो रहा स्नो का साफ़ करने का। हाँ, सॉल्ट का जो बैग होता है, जो हम सॉल्ट डालते हैं स्नो साफ़ करने के बाद, वो इसलिए डालते हैं ताकि वहाँ पर बर्फ़ ना जम जाए पानी की तरह और आपको स्लिप ना हो जाए उसके ऊपर से, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सॉल्ट की जो बैग होती है 10 LB की बैग, जो इतनी बड़े साइज़ की आती है, आप किसी सुपर स्टोर से भी ले सकते हैं।
वो बैग जो है आपको $10 से लेके $20 के बीच में साइज़ के हिसाब से, बड़ा साइज़ 20 का भी मिल जाएगा, छोटा साइज़ 10 का मिल जाएगा। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, बट एक मस्ट हैव थिंग है, आपके घर में ये होना ही चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि ये तो हो गया हमारा ये सब गार्डन साफ करने का। और बाकी बात आती है कंस्ट्रक्शन की। अगर आपको कुछ घर में कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, तो आपको लैंडलॉर्ड से बात करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको कोई कैबिनेट भी लगानी है, दीवार के अंदर आपको कोई कील घुसाना है, कुछ करना है, तो आपको पहले लैंडलॉर्ड को बता देना है कि मुझे ये चीज़ लगानी है, इज़ दैट ओके? क्योंकि यू नेवर नो विद लैंडलॉर्ड पीपल, ये अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर लें छोटी मोटी घर के अंदर और फिर ये बाद में आपको बोलें कि भाई आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, आपने मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, तो इस बारे में आप बड़ा क्लियर रहिए, बात कर लीजिए पहले ही उनसे। घर के अंदर और चीज़ें जैसे कि आपका नल है, टैप फॉसेट जैसे हम बोलते हैं, फॉसेट के हैंडल्स जो हैं, शावर के हैंडल्स, शावर इटसेल्फ, सिंक, टॉयलेट सीट, उसके अलावा भी घर के अंदर जैसे कि लाइट फिक्सचर्स है, वायरिंग है, ये सब चीज़ें मकान मालिक की जिम्मेदारी है, ये उसी को करवाना होता है। कुछ भी खराब हो जाए आपको खुद लाके करने की ज़रूरत नहीं है, आप मकान मालिक को फ़ोन कीजिए, वो आएंगे और उसको फिक्स करके जाएंगे। डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ओवन, ऐसी कोई भी चीज़ खराब होती है, ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है। जो आपके आने से पहले वहाँ पर चीज़ थी और वो ख़राब हो गई है, वो उनकी जिम्मेदारी है ठीक कराना। ठीक है, तो ये तो एक बात। अब क्या है कि जब रेंटल प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो आपको वहाँ पर एक अपना सेपरेट मेल बॉक्स भी मिलता है। तो मेल बॉक्स पे आपके अपार्टमेंट का नंबर लिखा रहता है, आप जो भी मेलमैन आएगा आपकी चिट्ठी उसके अंदर डाल देगा, आपके पास उसकी चाबी होती है, तो और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये एक तरीका है। लेकिन जो प्राइवेट घर होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, यूजुअली एक ही मेल बॉक्स होता है, तो आप अपनी मेल अपने मकान मालिक की मेल से छांट के अलग करके ले सकते हैं। ये भी एक तरीका है करने का। अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपकी गाड़ी का पास भी मिलता है। आपका एक पार्किंग स्पॉट होता है जहाँ आपको अलाउ होता है गाड़ी पार्क करना, खड़ी करना, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपकी गाड़ियाँ 1 से 2 भी हो सकती हैं, तो आपको उस हिसाब से वो जगह मान के चलते हैं कि आपको वहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो ये भी एक थिंग है, आपको एक स्टिकर मिलता है गाड़ी पे लगाने के लिए, आप लगाएंगे तो इससे उनको पता चलता है कि ये गाड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले बंदे की गाड़ी है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, अक्सर ये सोसाइटीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, 5-6 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, अपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर, और सेंटर में सब बिल्डिंग्स के एक पूल होगा, स्विमिंग पूल, कॉमन पूल जिसे हम बोलते हैं। एक गार्डन होता है, छोटा सा गार्डन और होता है जहाँ पे ये लोग पेट्स को घुमाते हैं, जिनके घर में डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, तो उनको वॉक कराने लाते हैं। तो ये भी एक वहाँ पे बड़ा अच्छा आपको एडवांटेज मिल जाता है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्विमिंग आती है, आप पसंद करते हैं, तो आप वीकेंड पे जाइए, पूल यूज़ कीजिए। कॉमन पूल होता है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेट है तो आप पेट को घुमा सकते हैं उनके स्पेशल गार्डन में। आपको वॉक करनी है तो वहाँ पे गार्डन भी अवेलेबल होता है। तो ये सब एडवांटेजेस साथ में आती हैं इसके। लेकिन जो प्राइवेट होम होते हैं, जैसे हमारे अपने वाले लोग हैं, किराए पे घर चढ़ाते हैं, उनके वहाँ ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप घर से थोड़ा दूर अगर आपको वॉक करने का मन है तो आप साइड वॉक यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं बाहर जा सकते हैं। और हर लोकेलिटी में आसपास कोई ना कोई अच्छा सा गार्डन ज़रूर होता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी एक बात है, देखिए रेंटल बिल्डिंग के अंदर एडवांटेज ये भी रहता है कि आपको वहाँ पर लॉन्ड्री मिल जाती है, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर पर या बेसमेंट पर एक बड़ी सी जगह बनाई होती है जहाँ पर सारे वॉशर्स और ड्रायर्स लगा दिए जाते हैं। तो बिल्डिंग के जितने भी लोग होते हैं वो बारी बारी आते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और फिर चले जाते हैं वहाँ से, उनको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। तो ये भी एक एडवांटेज है, आपको सर्दियों में, ठंड में बाहर जाना नहीं पड़ेगा अपने कपड़े धोने के लिए। और अगर आप कहीं प्राइवेट होम में रह रहे हैं किसी के साथ, तो क्या होता है कि आपको जो है लॉन्ड्री करने के लिए हो सकता है आपको वो जगह ना दे, आपको बोले कि आप बाहर जाके लॉन्ड्री कीजिए, तो आप बाहर जाना पड़ेगा, आपको सर्दी होती है। आई नो इट्स रियली हार्ड, मुश्किल होती है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हमने भी कुछ साल ऐसे ही किया है, बिगिनिंग में बाहर जाते थे, लेकिन अब जो है हमारे पास लॉन्ड्री साथ में मिल गई है। ट्राई कीजिए, आपको ऐसा सेटअप मिल जाएगी जहाँ पे लॉन्ड्री अंदर ही हो, ठीक है। तो ज़्यादातर जो रेंटल प्लेसेस होती हैं या किराए के घर जो होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर रेंटल बिल्डिंग्स हो, वो आपको रेफ्रिजरेटर, ओवन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर ये सब साथ में देते हैं। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको अलग से बाय करना है। तो दोस्तों, अगेन ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक मोर इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ। अगेन अगर कुछ गलती हो गई हो तो भाई छोटा मान के माफ़ कर देना, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि जब वो यहाँ आएँ तो उन्हें वो सब दिक्कतें ना हो।
ताकि आपके पास सब इन्फॉर्मेशन पहले से ही हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग। ओके, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।